shall permitted to deny that the landlord of such tenant had at the time of beginning of tenancy of title or to such tenancy। ठीक हो गया। अब कहता है कि नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और person claiming through such tenant मतलब representative shall during the continuance of tenancy be permitted to deny that the landlord of such tenant has at the beginning of tenancy a title of such property। अब कहता है कि कोई भी टेनेंट टेनेंसी के दौरान जब टेनेंसी कंटिन्यू है उस दौरान वो ये नहीं कह सकता कि जब टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त लैंडलॉर्ड के पास वो मिल्कियत नहीं थी, वो टाइटल नहीं था। ठीक है, वो मिल्कियत नहीं थी या वो टाइटल नहीं था। इस पे वो यही कहा जाता है कि वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट। ठीक है, एक दफा जो टेनेंट है तो वो टेनेंट ही रहता है, वो बाद में मालिक नहीं बन सकता। ये अक्सर होता है कि मकान मालिक जाते हैं और वो जाके बस काबिज हो जाते हैं, बाद में कहते हैं कि ये तो प्लाट ही हमारा है, ये तो उनका है ही नहीं, ये तो प्लाट हमारा है, ये उनका है ही नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट। ठीक हो गया। आगे कहता है नो पर्सन हु कम अपॉन एनी immovable property by the license of person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when license was given। अगर कहता है कि एक पर्सन जिसके कब्जे में कोई प्रॉपर्टी होती है वो किसी को लाइसेंस दे देता है, ग्रांट कर देता है, जैसे मोर्गेज वगैरह कर देना, लीज कर देना। ठीक हो गया। तो वो जिसको मोर्गेज किया गया है या लीज किया गया है, अगला पर्सन ये इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकता कि उस पर्सन के पास जिस वक्त वो मतलब लाइसेंस दिया गया है उस पर्सन के पास वो पोजेशन नहीं था, उस पर्सन के पास पोजेशन नहीं था, वो ये नहीं कह सकता। ठीक हो गया। सिंपली यह है कि अब मैं पहले भी आपको बता रहा था कि जब वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट, इसमें 118 में सिंपल यही कहा गया है कि एक मालिक एक टेनेंट, ठीक है, एक जब आके वो एग्रीमेंट करता है टेनेंसी का, वो टेनेंसी कंटिन्यू है, चल रही है, चल रही है, तो उस दौरान वो ये नहीं कह सकता कि ये इस टेनेंसी ये उस जिस टाइम टेनेंसी हुई है ये मालिक नहीं था। सपोज के ये मलिक साहब हैं, ठीक है, मलिक साहब टेनेंट है, ठीक है, और ये अदील साहब लैंडलॉर्ड है। अब मलिक साहब ने अदील साहब से एक बिल्डिंग किराए पे ली है 2018 में, एग्रीमेंट 3 साल का हुआ है 2021 तक। अब 2020 में वो ये मलिक साहब ये नहीं कह सकते कि ये जो जब हमारी टेनेंसी हुई थी उस टाइम तो अदील साहब मालिक ही नहीं थे। ठीक है, वो ड्यूरिंग दी टेनेंसी ये नहीं कह सकते कि उस अदील साहब मालिक नहीं थे। ऐसा करने से उसको रोक दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, वो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक हो गया। आगे दूसरा भी उसमें भी यही कहा गया कि अगर कोई पर्सन किसी को लाइसेंस देता है मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो जिसको लाइसेंस दिया गया है बाद में वो ये नहीं कह सकता कि उस पर्सन के पास तो वो पोजेशन ही नहीं था जिसने मुझे लाइसेंस दिया है उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, ये आपका बेसिक थीम है आपका 115 का। ये उस पे एक साइटेशन है 1915 की, AIR 1915 PC 96। उसमें हल्ड किया गया कि ए टेनेंट हु हैज बीन लेट इनटू पोजेशन कैन नॉट डिनाई हिज लैंडलॉर्ड टेनेंट लैंडलॉर्ड टाइटल। कहता है एक टेनेंट जिसको पोजेशन दिया गया है वो बाद में लैंडलॉर्ड के टाइटल से डिनाई नहीं कर सकता। ये ऑल इंडिया रिपोर्ट्स जो है वो 1915 की साइटेशन में ये हेल्ड किया गया है। ठीक है, पुरानी जो साइटेशन होती है उसमें बहुत कमाल की चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक हो गया। तो उसमें ये बताया गया कि अगर एक टेनेंट को पोजेशन दिया गया है, ठीक है, किसी टेनेंसी किसी मतलब प्रॉपर्टी का, किसी बिल्डिंग का, किसी भी प्रॉपर्टी का, तो वो पर्सन ये डिनाई नहीं कर सकता कि लैंडलॉर्ड के पास तो मिल्कियत ही नहीं है, टाइटल ही नहीं है। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि हाउ एवर डिफेक्टिव इट मे बी सो लॉन्ग एज कंटिन्यू टू टेनेंट एंड हैज नॉट सरेंडर टू द लैंडलॉर्ड। कहता है कि जब तक वो टेनेंसी चलेगी
चाहे उसका जो टाइटल है शिप है वो डिफेक्टिव हो, ठीक है, चाहे उसकी टाइटलशिप और टाइटल मतलब उसकी मिल्कियत डिफेक्टिव हो, फिर भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो और जो पर्सन है वो पर्सन जो है वो मालिक नहीं है। लेकिन उसमें कहते हैं हैज सो लॉन्ग एज कंटिन्यू टू टेनेंट एंड हैज नॉट सरेंडर टू द लैंडलॉर्ड। आगे कहता है कि जब तक वो कब्जा वापस नहीं करेगा उतनी देर तक वो टाइटल चैलेंज नहीं कर सकता। एक मालिक है, जैसे कि अब अदील साहब ने बिल्डिंग दे दी इस किन को, ये मलिक साहब को किराए पे बिल्डिंग दे दी थी, 2018 में बिल्डिंग दे दी, 2021 आ गया। अब ये मलिक साहब कहते हैं कि जी ये तो मालिक ही नहीं है, ये मालिक ही नहीं है, अदील साहब मालिक ही नहीं है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि चाहे वो मालिक हो ना हो, ये टेनेंट जो है इसकी प्ली उस टाइम तक नहीं सुनी जाएगी जब तक वो टेनेंसी चल रही है, ठीक हो गया। और इसके अलावा जब तक वो कब्जा वापस नहीं करता, until so long continue to tenant and has not surrender to the landlord, मतलब जब तक वो कब्जा वापस नहीं करता वो टाइटल चैलेंज नहीं कर सकता। अब इसका ये असूल यही बताया गया कि अब जब के मलिक साहब काबिज हैं बिल्डिंग पे, वो कह रहे हैं कि ये काबिज मालिक नहीं था, पहले ये आपका कब्जा छोड़ें, ठीक है, टेनेंसी खत्म करें, उसके बाद आप टाइटलशिप पे आ सकते हैं। कब्जा भी उसके आपके पास हो, आप उस टाइटल उसके टाइटल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसकी मैं फिर दोबारा आपको बताता हूँ, साइटेशन AIR 1915 1915 1915 PC 96 ठीक हो गया। उसमें ये कहा गया कि नो टेनेंट who has been let out into possession cannot deny his landlord's title, however defective it may be, so long as to continue to tenant and has not surrendered to the landlord। वो कहता है कि कोई भी लैंडलॉर्ड मालिक के कब्जे पे कब्जे से मालिक जिसको कोई भी टेनेंट जिसको कब्जा दिया गया किसी प्रॉपर्टी का, वो मालिक के टाइटल से डिनाई नहीं कर सकता, चाहे उसका टाइटल डिफेक्टिव भी हो, जब तक वो टेनेंसी का कंटिन्यू है या जब तक वो लैंडलॉर्ड को सरेंडर नहीं कर देता, मतलब लैंडलॉर्ड को कब्जा वापस नहीं कर देता, उतनी देर तक वो उसको मतलब डिनाई नहीं कर सकता उसके मिल्कियत को। आगे हो गया था द टेनेंट एडमिटिंग द टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड एंड पेइंग हिम रेंट थ्रो कैन नॉट सब्सिक्वेंटली डिनाई हिज टाइटल। वो कहता है कि एक टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को एडमिट करता है और उसको रेंट भी पे कर रहा है, तो उसके वो बाद में टाइटल को वो भी डिनाई नहीं कर सकता, मतलब उसने किराया पे कर दिया है, ठीक है, और एडमिट भी किया है, फिर भी वो उसको डिनाई नहीं कर सकता अपने मालिक की मिल्कियत को। ये है ऑल अबाउट 115। यहाँ तक कि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जो सब लेटिंग होती है, जब एक के पास होते हैं वो दूसरे को भी दे देता है, सर टेनेंट अपना मकान, वो तो सर मैडम जो खुद ठीक है, किया हुआ वो ना तब। कंसेंट के साथ देते हैं, रिटन कंसेंट के साथ, जी सर। ठीक है। ये हमने वो पढ़ा है, वो मतलब सेक्शन 11 है रेंट प्रिमिसेस एक्ट का, ठीक हो गया। सेक्शन 11 ये कहता जी है कि आगे आप टेनेंट जो है आगे किसी को सब टेनेंसी मतलब सब लेट करता है तो वो प्रेयर रिटन परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड दे सकता है। तो सर ये सेम प्रिंसिपल उस पे भी अप्लाई होगा जिसको आप सबलेट वो बंदा कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल, उस पर भी अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। सही। सही है, अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है, उस पर भी अप्लाई होगा। सर इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि 115 में ये है उसका क्रक्स के अगर एक टेनेंट का किसी के साथ एग्रीमेंट होता है तो बाद में अगर वो डिनाई नहीं कर सकता या इस चीज से वो फाइट नहीं हो सकता कि भाई जिससे मेरा एग्रीमेंट हुआ वो तो ओनर ही नहीं है अपने आप को हाँ डिफेंस करने के लिए। हाँ जी हाँ जी, सही कह रही है मैडम, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही है।
इस तरह आप ना अपने व्यूज शेयर किया करें, यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। ठीक हो गया। आगे है जी आपका आगे आपका है जी आपका 115 116 115 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूछूं? जी किरण यासीन साहब, आपको क्या समझ आया 115 का? किरण यासीन साहब 115 में क्या समझ आई आपको? किरण साहब आवाज आ रही है आपको? सर आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ हेलो। रही थी। नहीं आ रही थी जी आवाज। सर। जी सर आज एक मालिक सर जब किसी को अपना मकान देता है, तो सर जब वो टेनेंसी इन एग्जिस्टेंस होती है, तो सर ड्यूरिंग दैट पीरियड वो जो टेनेंट है वो चैलेंज नहीं कर सकता कि जब उसने मुझे मकान दिया तो ही वाज नॉट एट द टाइम हैड द टाइटल। हाँ तो जी। सर वो इस बात को जो है वो नहीं कर सकता। उसके अलावा जो इसका सेकंड पोर्शन है वो ये कहा गया है कि जब कोई मालिक जो बाय ग्रांट किसी को कोई चीज देता है, बाय लाइसेंस या मोर्गेज कराता है किसी प्रॉपर्टी को, हम्म। तो सर जिसको दिए जाते तो वो ये नहीं कह सकता कि जब उसने मुझे दिया था तो ही वाज नॉट इन दैट पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, या वो मालिक नहीं था। तो सर वहां पे इस चीज को भी मना किया गया है कि वो जो बंदा है जिसको दी गई है वो डिनाई नहीं कर सकता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही, यही कंसेप्ट है। जी मुबशरा साहबा क्या कहता है 115? मुबशरा शायद। सर 115 में वो ये बता रहे हैं कि अगर कोई टेनेंट है, उसने घर लिया था एज अ टेनेंट, वो कल को ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं मालिक हूँ इस घर का। इसको रोकने के लिए ये उन्होंने ये सारे इसमें ये टर्म्स डाली गई हैं। दूसरा ये कि जब वो ये नहीं स्टेटमेंट दे सकता कि जब इसने मुझे घर दिया था तो ये मालिक नहीं था, लैंडलॉर्ड मालिक नहीं था, और ये भी क्लेम नहीं कर सकता। और तीसरी बात ये कि अगर कोई भी उसने क्लेम करना है, कोई स्टेटमेंट देनी है, तो पहले उसको वो जो अपना कब्जा है वो छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी काउंटर उस पे कोई भी आगे कार्रवाई करना चाहे तो फिर कर सकता है। उससे पहले जब वो टेनेंट के तौर पे उसने घर लिया था पोजेशन, तो वो एकदम से टेनेंसी के दौरान ही अपनी ओनरशिप को क्लेम नहीं कर सकता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, यही कंसेप्ट है। बस यही कुछ है। चलें जी आगे हम 116 पे चलते हैं। 116 पढ़ के तो फिर आज की आपकी छुट्टी होगी, फिर बाकी हम कल पढ़ेंगे। ये है जी 116। कहता है स्टोपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बेली और लाइसेंसी। ठीक है। अब पहले तो हमने देखना है कि एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपके तीन पार्टीज होती हैं, एक होता है पेयर और ड्रार, एक होता है ड्राई, और एक तो होता है पेई। ठीक हो गया। एक होता है पेई, मतलब एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा करता है, दूसरा पर्सन जिसको ड्राई वो होता है जिसको ड्रा किया गया है, पे वो होता है जिसको पे करना है। सपोज के अदील अहमद ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा किया उन्होंने मलिक साहब के नाम पे, कि ये आपके नाम पे उन्होंने ड्रा किया, ये ड्राई है। और मलिक साहब को उन्होंने कहा कि यार ये जो बासित अहमद है इनको आप 1,000 दे दो, इनको आप 1,000 दे दो। तो ये आपका जो बासित साहब हैं वो पेई हैं। ठीक हो गया। आगे वो कहता है बेली और लाइसेंसी। बेली और बेली, ये आपका सेक्शन 128 में बताया गया, बेलर और बेली। ठीक है। बेलर और बेली के मतलब किसी को कोई प्रॉपर्टी आप देते हैं, ठीक है,
एज ए मतलब गारंटी किसी को कोई चीज़ देते हैं, तो अगला बेलर के वो जैसे जो बेलर होता है वो उसकी मर्जी होती है कि वो उसने प्रॉपर पर्सन को वो डिलीवर करना है, बेल करना है, आगे भेजना है। बेलर को बेली वो होता है जिसको कोई प्रॉपर्टी एज ए अमानत दी गई है कि वो आगे किसी को ट्रांसफर करनी है। बेलर वो होता है जिसको जिसने प्रॉपर्टी वो दी है या कोई चीज़ दी है। लाइसेंसी लाइसेंसर वो होता है जिसको मतलब जिसने लाइसेंस दिया है। लाइसेंसी वो होता है जिसको जिसने लाइसेंस दिया है। देने वाला लाइसेंसर, लेने वाला लाइसेंसी। कहता है नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दी दैट ड्रॉर हैज राइट टू ड्रॉ दी ऑफ सच बिल और इंडोर्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्टर का मतलब वो ड्राई ही है। ठीक है, कि जो मतलब आपका मलिक साहब है। ठीक है, ड्राई। अब कहता है कि एक जो जिसको बिल एक्सेप्ट दिया गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया है, ठीक है, वो ये नहीं कह सकता कि जिसने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा है वो उसका कोई राइट वो राइट रखता था। अब मैं इसकी फिर आपको एग्जांपल देता हूँ कि ड्रार कौन है? अदील अहमद। ड्राई कौन है? मलिक साहब। और पेई कौन है? बासित अहमद। पेई कौन है? बासित अहमद। कहता है नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी permitted to deny that the drawer has right to draw of such bill of exchange or endorse it। अब वो कहता है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा किया है अदील अहमद ने, वो ड्रा किया है मलिक साहब को। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मलिक साहब क्या है? ठीक है, मलिक साहब हैं आपके एक्सेप्टर। एक उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो बाद में ये डिनाई नहीं कर सकते कि अदील साहब के पास तो राइट ही नहीं था कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा कर लें। वो तो ड्रा कर ही नहीं सकते थे। तो ऐसा इनको नहीं होगा। एक तो आपने एक दफा जो उसने एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में उस चीज से वो डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा उसने कहा कि नो नॉर एंडोर्स इट नॉर शेल एनी बेली और licensee be permitted to deny that his bailor or licensor at the time when bailment or license granted authority to bail or grant such license। अब वो ये नहीं कह सकता कि जो बेलर है वो आपका मुतलका आपकी प्रॉपर्टी दे मतलब आगे वो दे सकता था या नहीं दे सकता था। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ जो कि आपके बेलमेंट है 148 में, उसकी मिसाल भी यही आ जाती है कि बेलर के अब मैं जाके दर्जी को देता हूँ कपड़े। ठीक हो गया, दर्जी को कपड़े देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये जो कपड़े प्रेस सिलाई करके दे दें। अब मैं कौन हूँ? बेलर हूँ। ठीक हो गया। और दर्जी कौन है? वो बेली है। दर्जी बेली है। ठीक हो गया। अब दर्जी ने जो कपड़े ले लिए हैं वो दर्जी बाद में इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता था कि वो कपड़े जफर के थे, या जफर वो कपड़े नहीं दे सकता था, जफर वो के पास वो कपड़े नहीं थे। ठीक हो गया। इसी तरह हमें लाइसेंस दिया गया है पंजाब बार ने, हमें लाइसेंस मिल गया है, तो बाद में हम ये लाइसेंस नहीं ये नहीं कह सकते कि पंजाब बार तो लाइसेंस दे ही नहीं सकती थी, पंजाब बार तो लाइसेंस की अख्तियार ही नहीं लगती थी। ऐसा नहीं होगा। वही कंटेक्स्ट है पिछला 115 वाला, उसको आगे उसकी आगे फर्दरेंस है, उसकी आगे फर्दरेंस है और कुछ भी नहीं है। वो 1964 की साइटेशन है लाहौर 374। ठीक है, उसमें ये बताया गया कि हार्डवेयर ऑटोमोबाइल गैराज रिसीव्ड अ कार फॉर रिसीवर द गैराज ओनर इज स्टॉप्ड फ्रॉम द चैलेंजिंग द टाइटल ऑफ पर्सन व्हेन द कार इज रिसीव्ड। एक पर्सन ने वो कार जो है गिराज किराए के गिराज पे जाके कार खड़ी कर दी। ठीक हो गया, उन्होंने कार खड़ी भी कर दी। वो उन्होंने कहा चले जी ठीक है आप ले लेना, 2 दिन बाद ले लेना। अब 2 दिन बाद वो पर्सन जाता है तो वो कहते ये इस चीज पे चले नहीं कर सकते कि ये कार आपकी मिल्कियत नहीं है, ये कार आपकी मिल्कियत नहीं है, वो इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। ये था आपका टोटल ऑल अबाउट आपका 115 116। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। मैंने कोशिश बड़ी की है, मेरा ख्याल है काफी हद तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, जहां तक अब 114 से 115 तक आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, 116 तक।
नो सर। है जी किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, यस सर। हाँ जी, है किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। नहीं है चलें सर। जी, आपका क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ जी। कमर साहब 114 को आप डिस्कस करें। कमर, आप आज लेट आई हैं। जी सर। सर 114 जो है वो ये कहता है कि अगर क्लास पे एक टाइम पे शख्स आया अपने करें, टाइम पंक्चुअलिटी रखें आप। वकील तो हमेशा टाइम पे पहुंचते हैं। सर एक्चुअली इधर लाइट का इशू है, इस वजह से। लाइट मेरे पास भी ना हो तो मैडम मैं भी क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। मोबाइल है, लैपटॉप सो है। डाटा की डाटा जो है, अगर आपके पास एमबीज कम हो फिर वो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस वजह से। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, 114 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स अपने किसी एक्ट से, किसी डिक्लेरेशन से या किसी ओमिशन से दूसरे शख्स को ये बावर कराए और दूसरा बंदा ऊंचा उसके बोले इस मैडम, एक्ट, ओमिशन आवाज और कम आ रही है डिक्लेरेशन आपकी। पे। जी अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। जी। 114 में ये है कि अगर कोई शख्स अपने किसी एक्ट, डिक्लेरेशन या ओमिशन से किसी दूसरे शख्स को बावर करवाए और दूसरा शख्स भी उसके इसी एक्ट, ओमिशन और डिक्लेरेशन पे यकीन करते हुए उस पे यकीन करके कोई काम करे, तो ये जो है फिर बाद में उसको परमिशन नहीं दी जाएगी, वो बाद में अपनी बात से मुकर नहीं सकता। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है मैडम। जी आयशा मुश्ताक साहब, इसके क्या एसेंशियल्स क्या कौन से हैं? सर ये 114 के, हम्म सर 114 के आपने साथ ही एसेंशियल्स बताए थे। एक ये है कि रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो एक बंदा दूसरे बंदे को, देन उस रिप्रेजेंटेशन जो हो रही हो वो फैक्ट के मुताबिक, फैक्ट के ऊपर हो, लॉ के ऊपर ना हो। फिर रिप्रेजेंटेशन ऐसी फैक्ट के बारे में हो जो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा हो, किसी फ्यूचर या अकरिंग फैक्ट के बारे में ना हो। देन ये है कि जो दूसरा बंदा इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बिलीव करते हुए उसे ट्रू माने और उस ट्रू मानते हुए उसके ऊपर एक्ट भी करे। देन ये है कि जो बंदा उस रिप्रेजेंटेशन जो बंदा उस रिप्रेजेंटेशन पर एक्ट करते हुए उस चीज़ को हक भी मानता है, तो उसे कोई ना कोई लॉस हो रहा हो। लास्ट ये आता है कि दोनों पार्टीज को ये ना पता हो कि जो फैक्ट है वो रियल है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। कलसूम शौकत साहब 15। मैडम कलसूम साहब आवाज आ रही है आपको? सर 115 में बताया गया है टेनेंट के बारे में और लाइसेंसी के बारे में कि जब एक मालिक मकान है अपना मकान किसी टेनेंट को देता है तो वो टेनेंसी के दौरान टेनेंट इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जब इसको टेनेंसी के लिए दिया गया था तो जो लैंडलॉर्ड है वो उसका मालिक नहीं था। और सर जो इसका बाकी पार्ट है उसमें सर यही बताया गया है कि सर आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आ रही है। सर दूसरे पार्ट में इसके लाइसेंस के बारे में बताया गया कि मतलब अगर जैसे कोई लैंडलॉर्ड है किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी को लाइसेंस देता है तो सर वो ये नहीं कह सकता कि मतलब मैं इसका मालिक हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम अप्लाई हो जाएगा वंस अ टेनेंट ऑलवेज टेनेंट। हाँ जी, मतलब वो पहले मालिक खुद को करने के लिए सर साबित करने के लिए उसको पहले वो मकान को छोड़ना होगा हाँ जी, या कब्जा जो भी छोड़ना होगा। जगह है टेनेंसी में उसको। जी सर। ठीक है, सही कह रही हैं आप। फिर उस टेनेंसी को छोड़ना होगा, देन वो उसको करेगा साबित कि भाई मैं हूँ मालिक या जो मालिक था वही मालिक। हाँ जी, ऐसे ही है। जो 114 का दूसरा, 115 का दूसरा पार्ट है ना लाइसेंस का, उसमें यही चीज आ जाती है। आपका लीज आ जाता है, आपका मोर्गेज आ जाता है। ठीक हो गया? आपका लीज, मोर्गेज वगैरह ये चीजें आ जाती हैं। ठीक हो गया? तो उस सूरत में अगर किसी को मोर्गेज पे प्रॉपर्टी की गई है तो जो मोर्गेजी है वो ये नहीं कह सकता कि जब मोर्गेजर के पास वो ओनरशिप नहीं थी जब उसने ये मुझे प्रॉपर्टी दी थी। ठीक है? या उसके पास वो कब्जा नहीं था, वो पोजेशन नहीं था। मोर्गेजर के पास वो इस प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं था, वो ये नहीं कह सकता। ठीक हो गया? ये है था यस आपका सर।
हाँ जी, अदनान जाट साहब 16 क्या कहता है? 116। अदनान जाट साहब। जी जी सर जी। हम्म, सर ये बेसिकली सिंपली ये कह रहा है कि वो अगर कोई चीज कोई किसी से लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो फिर वो इनकार नहीं कर सकता। वो कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर कोई भी, जैसे आपने बताया कि लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी पंजाब बार कौंसिल है, वो हमें लाइसेंस इशू करती है और बाद में हम इनकार नहीं किसी भी तरह से कर सकते कि उसने उन्होंने तो हमें लाइसेंस ही नहीं इशू किया। उस पर ये सेक्शन लग जाएगा, स्टॉपल ऑफ एक्सेप्टेड ऑफ बिल एक्सचेंज। हाँ जी। हाँ जी, बासित अहमद क्या कहता है? 114। बासित अहमद जी सर। क्या कहता है? 114। सर 114 ये कहता है कि व्हेन एक पर्सन जो अपनी डिक्लेरेशन के जरिए या अपने किसी एक्ट के जरिए या कोई ओमिशन के जरिए इंटेंशनली कास्ट करे और मतलब वो परमिट करे दूसरे बंदे को, जो कि दूसरा बंदा होता है, कि वो एक चीज को बिलीव करे, उस पर यकीन करे कि वो जो एक्ट है, जो डिक्लेरेशन है, जो ओमिशन है, वो ट्रू है, और जो है अपने जो है ना मतलब जो जो चीज, जो काम, जो बात वो उसे बता देता है और वो उसे ये कहता है कि इस पे ये मतलब एक बात, एक चीज आपने कह दी है कि इस पे बिलीव करो, तो वो या उसका रिप्रेजेंटेटिव इस बात से दोबारा जो है मुकर नहीं सकता किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी जगह पे, कि भाई जो बात उसने की थी उस वो जो थी वो ऐसी मतलब गलत थी, या जो बात थी उससे वो पीछे नहीं हट सकता। इसमें सर आपने 7 एसेंशियल्स बताए हैं। एक एसेंशियल ये है कि रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो बंदा हो, जो दूसरे बंदे को ये वो करा रहा हो कि भाई ये बात सच है, या ये जो है ये सच है, ये बिलीव है, उसकी रिप्रेजेंटेशन हो। दूसरी चीज ये है कि सर वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो फैक्ट के बारे में हो, किसी लॉ के बारे में ना हो, जिसमें आपने मतलब लॉ की 300 उसकी कत्ल की सजा वगैरह की आपने एग्जांपल दी थी। सर थर्ड उसमें आपने ये बताया था कि वो जो फैक्ट, वो जिस चीज के बारे में आप बता रहे हो, जिस फैक्ट के बारे में बता रहे हो, वो एग्जिस्टिंग फैक्ट हो, मतलब वो मौजूद हो, अभी की दौरानी की करंट बात हो। उसके बाद चौथा जो है आपने ये बताया था कि सर वो जो बंदा है वो इस चीज पे बिलीव करे। पांचवा ये है कि बिलीव करते हुए वो उस बात पे, उस पे अमल कर ले, उस पे एक्ट कर ले। छठा ये कि सर वो पर्सन जो है, वो पर्सन उसकी वजह से उस मतलब जो काम आपने बताया, जो चीज उस पे वो बिलीव करते हुए वो कोई लॉस सफर करे। सातवां ये कि बोथ जो मतलब पार्टीज हैं उनको मतलब ये ना उस फैक्ट की रियलिटी के बारे में ना पता हो। हाँ जी, बस यही कुछ है। चलें जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? चलें, माशाल्लाह आप सबको क्लियर हो गया है। तो कल हम बर्डन ऑफ प्रूफ को पढ़ेंगे। कल साहब ने अच्छी तरह पढ़ के आना है बर्डन ऑफ प्रूफ को। ठीक हो गया? तो कल हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।